कभी सोचा है कि एक स्मार्टफोन की स्क्रीन पे जो इतने रंग बिरंगे चमकीले कलर्स दिखते हैं, या उसके स्पीकर में जो छोटा सा लेकिन पावरफुल मैग्नेट होता है, वो किन चीजों से बनते हैं? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि प्योर केमिस्ट्री है। बिल्कुल, जो हमारी जेब में हर वक्त मौजूद रहती है। और आज हम इसी केमिस्ट्री की गहराई में उतरने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं यूनिट 4, द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के एक बहुत ही मजेदार हिस्से की। हाँ, और वो है सम एप्लीकेशंस ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और देखिए, ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि एप्लीकेशंस ही तो हैं जो एब्स्ट्रैक्ट केमिस्ट्री को असल दुनिया से जोड़ते हैं। सही बात है। ये डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एक तरह से मटेरियल साइंटिस्ट टूल किट जैसे हैं। मतलब स्पेशलिस्ट टूल्स। हाँ बिल्कुल, वो स्पेशलिस्ट टूल्स जिनके बिना आज की टेक्नोलॉजी जैसी हम जानते हैं इमेजिन भी नहीं की जा सकती। तो चलिए इस टूल किट को खोलकर देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। जरूर। तो सबसे सरल भाषा में अगर समझें, अगर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जैसे मेन ग्रुप एलिमेंट्स केमिस्ट्री के फाउंडेशन मटेरियल्स हैं, मतलब ईट और सीमेंट जिनसे बेसिक चीजें बनती हैं, हाँ, तो फिर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हुए? वो हुए स्पेशलिस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स, अच्छा। जिन्हें खास और मुश्किल कामों के लिए बुलाया जाता है। देखिए, आप हर काम के लिए एक ही टूल इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं ना। नहीं कर सकते, बिल्कुल। जब आपको हाई स्ट्रेंथ स्टील बनाना हो तो आप आयरन को बुलाते हैं। जब आपको एक केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करना हो तो प्लैटिनम आता है। और जब खास तरह की रंगीन रोशनी पैदा करनी हो तो लैंथेनॉइड्स की जरूरत पड़ती है। ओके, तो ये स्पेशलिस्ट्स है, पर इनमें ऐसा क्या खास है? मतलब एट द एटॉमिक लेवल ऐसा क्या हो रहा है जो इन्हें इतना यूनिक बनाता है? बहुत अच्छा सवाल है। इसका राज इनके एटॉमिक स्ट्रक्चर में छिपा है। ट्रांजिशन मेटल्स यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, हाँ, उनमें होते हैं पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। ओके, ये पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स मैंने टेक्स्ट बुक में कई बार पढ़ा है, पर असल दुनिया में इसका मतलब क्या है? मतलब एक आधा भरा हुआ ऑर्बिटल किसी एलिमेंट को एक अच्छा कैटलिस्ट कैसे बना देता है? इसे ऐसे सोचिए, पार्शियली फील्ड का मतलब है कि उनके पास खाली पार्किंग स्पॉट्स हैं और साथ ही कुछ ऑक्यूपाइड स्पॉट्स भी हैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए। अच्छा। ये उन्हें बहुत वर्सेटाइल बनाता है। वो आसानी से दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन्स ले भी सकते हैं और उन्हें दे भी सकते हैं, या टेम्पररी बॉन्ड्स बना सकते हैं। राइट। इसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से वो बेहतरीन कैटलिस्ट्स होते हैं, मजबूत अलॉय फॉर्मर्स होते हैं, और रंगीन कॉम्प्लेक्स फॉर्मर्स भी। बिल्कुल। और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जैसे लैंथेनॉइड्स, उनका क्या? उनमें क्या अलग है? उनमें होते हैं शील्डेड एफ इलेक्ट्रॉन्स। ये एफ इलेक्ट्रॉन्स एटम के न्यूक्लियस के बहुत अंदर होते हैं और बाहरी इलेक्ट्रॉन्स उन्हें एक शील्ड की तरह घेर लेते हैं। तो इसका फायदा क्या होता है? फायदा ये कि एफ इलेक्ट्रॉन्स बाहरी केमिकल एनवायरनमेंट से ज्यादा इंटरैक्ट नहीं करते, लेकिन लाइट और मैग्नेटिज्म जैसी एनर्जी को अब्सॉर्ब और इमिट करने में माहिर होते हैं। अच्छा। इसी वजह से वो हमें यूनिक ऑप्टिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देते हैं। मतलब डी ऑर्बिटल्स केमिकल रिएक्शंस के लिए है और एफ ऑर्बिटल्स लाइट एंड मैग्नेटिज्म के लिए, और एक्टिनॉइड्स वो तो रेडियो एक्टिव होते हैं। सही पकड़ा। एक्टिनॉइड्स की रेडियो एक्टिविटी उन्हें न्यूक्लियर पावर जनरेशन के लिए जरूरी बनाती है। तो अगर एग्जाम के लिए इसे एक लाइन में समेटना हो तो एंकर डेफिनेशन क्या होगी? वो ये होगी: Applications of D and F block elements exploit their characteristic properties, multiple oxidation states, complex formation, catalytic activity, optical properties, radioactivity in catalysis, alloys, pigments, medicines, magnets and nuclear technology. यहाँ एक कॉमन मिस्टेक जो मैंने स्टूडेंट्स को करते देखा है वो ये है कि एप्लीकेशंस वाले हिस्से को एक्स्ट्रा नॉलेज समझकर छोड़ देते हैं। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी गलती है। एग्जाम्स में एप्लीकेशंस पर सीधे सवाल आते हैं। और यही वो हिस्सा है जो समझाता है कि पीरियोडिक टेबल में इतने सारे ट्रांजिशन मेटल्स क्यों जरूरी हैं। एग्जैक्टली। अगर आप एप्लीकेशन समझ गए तो आप उनकी प्रॉपर्टीज को रटने की जगह असल में समझ पाएंगे। एप्लीकेशन ही केमिस्ट्री को जिंदा करती है। चलिए इसे और समझने के लिए आपकी स्पेशलाइज्ड टूल किट वाली एनालॉजी पर वापस चलते हैं। अगर मेन ग्रुप एलिमेंट्स एक हथौड़े या आरी जैसे जनरल पर्पस टूल्स है, तो इस टूल किट में डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं प्रिसिजन पावर टूल्स। जैसे आयरन Fe, ये एक एडजस्टेबल रेंच की तरह है जिसे आप मजबूत स्ट्रक्चर्स यानी एलॉयज बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके, और प्लैटिनम Pt एक प्रिसिजन माइक्रोस्कोप की तरह है जो मॉलिक्यूल्स को करीब लाकर रिएक्शंस को स्पीड अप करता है। और कॉपर Cu तो इलेक्ट्रिकल कनेक्टर हुआ?
हाँ, एक हाई क्वालिटी इलेक्ट्रिकल कनेक्टर जो इलेक्ट्रॉन्स को एफिशिएंटली मूव करने के लिए बना है। तो फिर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स तो और भी ज्यादा स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट हुए। एग्जैक्टली। लैंथेनाइड्स को आप एक सोफिस्टिकेटेड कलर सिलेक्टर या लाइट मैनिपुलेटर की तरह समझ सकते हैं। जो लाइट के रंग को हाँ, एडजस्ट कर सकते हाँ, हैं। जो लाइट को एब्जॉर्ब करके अपनी मर्जी के रंग में बदल सकते हैं। और यूरेनियम, वो तो एक पावरफुल कॉम्पैक्ट पावर जनरेटर है। अब समझ आया कि हम 50 से ज़्यादा ट्रांजिशन मेटल्स क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हर एक का अपना यूनिक स्पेशलाइज्ड रोल है। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि इंसान डी ऑर्बिटल्स की केमिस्ट्री को समझने से सदियों पहले से इन एलिमेंट्स का इस्तेमाल कर रहा है। सच में? हाँ, हजारों साल पहले से लोग स्टील, जो कि एक आयरन अलॉय है, इस्तेमाल कर रहे थे, बिना ये जाने कि ये आयरन के डी ऑर्बिटल्स की वजह से इतना मजबूत है। चलिए इस टूल किट को एक्शन में देखते हैं। मेरे हाथ में जो स्मार्टफोन है उसकी डेली लाइफ को इमेजिन करते हैं। सुबह अलार्म बजता है, स्पीकर में जो वाइब्रेशन होती है वो एक मैग्नेट से आती है। हाँ, और वो कोई साधारण मैग्नेट नहीं है, वो न्यूडीनियम से बना है, जो एक एफ ब्लॉक एलिमेंट है। फिर मैं स्क्रीन ऑन करती हूँ। पिक्सेल्स में जो चमकीले रंग दिखते हैं, लाल, हरा, नीला, वो सब लैंथेनॉइड फॉस्फरस का कमाल है। व्हाइट लाइट के लिए सीरियम इस्तेमाल होता है और शार्प रेड कलर के लिए यूरोपियम। एक मिनट, यूरोपियम? द एलिमेंट इज नेम्ड आफ्टर यूरोप? हाँ, ये तो कमाल है। मतलब हिस्ट्री और जियोपॉलिटिक्स मेरे फोन की स्क्रीन में बसे हुए हैं। मुझे इसका अंदाजा भी नहीं था। है ना मजेदार। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फोन की बैटरी में कोबाल्ट है, जो एक डी ब्लॉक एलिमेंट है। और प्रोसेसर को ठंडा रखने वाले हीट पाइप्स, वो कॉपर के हैं। एक छोटे से फोन में ही 10 से ज्यादा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट छिपे हुए हैं, जो हमारी डिजिटल लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं। कमाल है। ये तो हुई पर्सनल टेक की बात। क्या इन एलिमेंट्स का कोई लार्ज स्केल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी है? बिल्कुल। और ये एलिमेंट सिर्फ पर्सनल टेक तक ही सीमित नहीं है। दे आर ऑल्सो क्लीनिंग अप आवर एनवायरमेंट ऑन अ मैसिव स्केल। कैसे? इसी से जुड़ा एक शानदार ऑब्जर्वेबल फिनोमिनन है, कार का कैटालिटिक कन्वर्टर। हाँ, मैंने इसके बारे में सुना है कि ये पोल्यूशन कम करता है। पर ये काम कैसे करता है? मतलब धुआं बस इससे गुजरता है और साफ हो जाता है? ये तो जादू जैसा लगता है। ये केमिस्ट्री का जादू है। हर गाड़ी के एग्जॉस्ट पाइप में एक छोटा सा सिरामिक हनीकोम डिवाइस होता है, जिस पर प्लैटिनम, पैलेडियम और रोडियम की एक पतली परत चढ़ी होती है। ओके। सोचिए, प्लैटिनम की सरफेस एक बिजी रिएक्शन वर्कबेंच की तरह है। रिएक्शन वर्कबेंच? हाँ, इंजन से निकलने वाली हार्मफुल गैसेस जैसे कार्बन मोनोक्साइड CO और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स NOx जब इस वर्कबेंच से टकराती हैं तो वो इस पर चिपक जाती हैं। चिपक क्यों जाती हैं? यहीं पर डी ऑर्बिटल्स का रोल आता है। प्लैटिनम के खाली डी ऑर्बिटल्स इन मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स को टेम्पररी होल्ड कर लेते हैं। अच्छा। इस प्रोसेस में CO और NOx के अपने एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स कमजोर हो जाते हैं। अब उन्हें आपस में रिएक्ट करके स्टेबल और हार्मफुल CO2 और N2 गैस बनाना बहुत आसान हो जाता है। वाओ। Without this workbench, these harmful molecules would just bounce off each other in the air. तो एक टेकअवे ये हुआ कि ट्रांजिशन मेटल्स बेहतरीन कैटलिस्ट्स होते हैं, जैसे हैबर-बॉश प्रोसेस में आयरन Fe, क्योंकि उनके पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स टेम्पररी बॉन्डिंग अलाउ करते हैं। Exactly. ये तो बहुत स्मार्ट डिजाइन है। अच्छा, टेक्नोलॉजी के अलावा क्या ह्यूमन हेल्थ में भी इनका कोई डायरेक्ट एप्लीकेशन है? एक बहुत ही क्रिटिकल और लाइफ सेविंग एप्लीकेशन है MRI स्कैन्स में गैडोलिनियम का इस्तेमाल। MRI स्कैन्स, उसमें ये क्या करता है? कभी-कभी स्टैंडर्ड MRI स्कैन में डॉक्टर्स को बॉडी के सॉफ्ट टिश्यूज जैसे ट्यूमर्स या ब्लड क्लॉट्स साफ-साफ नहीं दिखते। ऐसे में स्कैन से पहले पेशेंट को गैडोलिनियम चीलेट कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन दिया जाता है। एक मिनट, यहाँ एक नया टर्म आया, चीलेट कॉम्प्लेक्स। इसका क्या मतलब है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? बहुत जरूरी सवाल है। फ्री गैडोलिनियम आयंस यानी GD3+ असल में शरीर के लिए टॉक्सिक हो सकते हैं। अच्छा। इसलिए उसे एक बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के केज यानी पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। इसी केज को चीलेट कहते हैं। ये केज गैडोलिनियम को हार्मलेस बनाता है, लेकिन उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को काम करने देता है। गॉट इट। सो द गेज इज फॉर सेफ्टी। तो बॉडी में जाने के बाद ये करता क्या है? गैडोलिनियम पैरामैग्नेटिक होता है। बॉडी में जाकर ये उन जगहों पर जमा हो जाता है जहां ब्लड फ्लो ज्यादा होता है, जैसे कि एक्टिव ट्यूमर्स में। ओके। जब MRI स्कैन होता है तो गैडोलिनियम आसपास के वाटर मॉलिक्यूल्स के मैग्नेटिक सिग्नल को बहुत ज्यादा ब्राइट कर देता है।
इससे डॉक्टर्स को ट्यूमर या ब्लॉकेज की एग्जैक्ट लोकेशन और साइज बहुत क्लियरली दिख जाता है। ये तो सच में लाइफ सेविंग है। बिल्कुल। तो एक और टेक अवे ये है, गैडेलिनियम, GD3+, चीलेट MRI कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स हैं जो मेडिकल डायग्नोसिस में मदद करके सीधे ह्यूमन हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। ये 5 ब्लॉक एलिमेंट की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसे कोई और एलिमेंट रिप्लेस नहीं कर सकता। सही बात है। हमने हाई टेक, एनवायरनमेंट और हेल्थ की बात कर ली। अब एक काउंटर इंट्यूटिव एग्जाम्पल की बात करते हैं जो आपने बताया था, द रेयर अर्थ क्राइसिस। लैंथेनॉइड्स को रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहा जाता है, तो नाम से तो यही लगता है कि ये बहुत रेयर होंगे, मतलब मुश्किल से मिलते होंगे। हाँ, यही सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। बट एक्चुअली सीरियम, जो एक लैंथेनॉइड है, जमीन की क्रस्ट में कॉपर से भी ज्यादा पाया जाता है। व्हाट? अगर वो रेयर नहीं है तो फिर रेयर अर्थ क्राइसिस क्यों? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम उनकी अवेलेबिलिटी में नहीं है, बल्कि उनको एक दूसरे से अलग करने में है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि सारे लैंथेनॉइड्स केमिकली बहुत सिमिलर होते हैं। Their electron configurations are almost identical, differing only in the deeply buried f orbitals. अच्छा, इस वजह से वो ओर्स में हमेशा एक साथ पाए जाते हैं, like a chemical cocktail. इन्हें अलग करने के लिए hundreds of steps of solvent extraction या ion exchange लगता है। जो कि एक बहुत एनर्जी इंटेंसिव और एनवायरमेंटली डैमेजिंग प्रोसेस होगा। Exactly. तो वो केमिकली अबंडेंट हैं पर इंडस्ट्रियली रेयर हैं, क्योंकि उन्हें प्योरीफाई करना मुश्किल है। और प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर माइनिंग और प्रोसेसिंग दुनिया में बस 1-2 जगहों पर ही कॉन्सेंट्रेटेड है। हाँ, इसलिए जब विंड टर्बाइन्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ी, जिनमें हाई पावर मैग्नेट्स लगते हैं, तो अचानक इन एलिमेंट्स की सप्लाई चेन पर बहुत प्रेशर आ गया। इसी जियोपॉलिटिकल और इंडस्ट्रियल चैलेंज को रेयर अर्थ क्राइसिस कहते हैं। ये तो सप्लाई चेन का इशू है, केमिस्ट्री का नहीं। ये बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव है। हाँ, और इसी से जुड़ा है हमारा अगला टेक अवे, मैग्नेट्स। नियोडिमियम आयरन बोरॉन, NDFE मैग्नेट्स दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट्स हैं। पर इनसाइट ये नहीं है कि वो स्ट्रांग है। इनसाइट ये है कि इसका मतलब क्या है। एग्जैक्टली। इनसाइट ये है कि उनका स्ट्रेंथ टू साइज रेशियो फिनोमिनल है। मतलब बहुत छोटे साइज में भी ये जबरदस्त मैग्नेटिक फोर्स पैदा कर सकते हैं। और इसी वजह से हेडफोन्स छोटे हुए, कंप्यूटर हार्ड ड्राइव्स कॉम्पैक्ट हुई एंड इवन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मोटर्स लाइट वेट और एफिशिएंट बनी। सो देयर स्ट्रेंथ टू साइज रेशियो इज व्हाट एनेबल्ड द मॉडर्न टेक रेवोल्यूशन। राइट। और स्टील के बारे में क्या? वो तो सबसे कॉमन मटेरियल लगता है। बिल्कुल, और ये हमारा अगला टेक अवे है। आयरन एलॉयज जैसे स्टील दुनिया में सबसे ज्यादा बनने वाला इनऑर्गेनिक केमिकल है। प्योर आयरन उतना मजबूत नहीं होता, लेकिन उसमें कार्बन जैसे दूसरे एलिमेंट्स मिलाकर उसकी हार्डनेस और करोजन रेजिस्टेंस को कंट्रोल किया जा सकता है। ब्रिजेस से लेकर कार्स तक सब कुछ स्टील पे निर्भर है। सही बात। और एक आखिरी टेक अवे LED स्क्रीन्स और लाइट्स के बारे में। हाँ, वो फॉस्फोरस वाली बात। हाँ, लैंथेनॉइड फॉस्फोरस CeEUTB मॉडर्न LED स्क्रीन्स और लाइट्स के लिए एसेंशियल हैं। ये हाई एनर्जी UV लाइट को एब्जॉर्ब करके उसे अलग अलग रंगों की विजिबल लाइट में कन्वर्ट करते हैं। इनके बिना हमारे फोन और टीवी की स्क्रीन्स इतनी वाइब्रेंट और एनर्जी एफिशिएंट नहीं होती। तो आज की इस चर्चा को समेटते हैं। D and F ब्लॉक एलिमेंट्स सिर्फ पीरियोडिक टेबल के कुछ बॉक्सेस नहीं है, ये असल में टेक्नोलॉजी इनेबलर्स हैं। बिल्कुल, ये केमिस्ट्री के वो स्पेशलिस्ट टूल्स हैं जिनके बिना मॉडर्न दुनिया नहीं चल सकती। इसे याद रखने के लिए बस अपने स्मार्टफोन के बारे में सोचना काफी है। हाँ, उसकी स्क्रीन के लैंथेनॉइड फॉस्फोर से लेकर स्पीकर के नियोडियम मैग्नेट तक ये एलिमेंट्स हर जगह हैं। हमारी टेक्नोलॉजी को छोटा, तेज और बेहतर बना रहे हैं। हमने देखा कि कैसे कार्स में प्लैटिनम एक रिएक्शन वर्कबेंच बनकर पोल्यूशन कम करता है, और हॉस्पिटल्स में गैडोलिनियम एक सेफ्टी केज के अंदर रहकर जिंदगियां बचाता है। और ये सब उनकी यूनिक एटॉमिक प्रॉपर्टीज की वजह से होता है। D ऑर्बिटल्स की कैटालिटिक एक्टिविटी और F ऑर्बिटल्स की यूनिक ऑप्टिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। आज की बातचीत से एक बहुत दिलचस्प सवाल मेरे मन में आ रहा है। पूछिए। हमने ये तो देखा कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स केमिकली अबंडेंट होते हुए भी इंडस्ट्रियली स्केर्स हैं, क्योंकि उन्हें निकालना और प्योरीफाई करना मुश्किल है। दूसरी तरफ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी एक पहाड़ की तरह बढ़ रहा है। तो जरा सोचिए, हमारे पुराने फोन्स और लैपटॉप्स के इलेक्ट्रॉनिक ग्रेवयार्ड में जो ये वैल्यूएबल लैंथेनॉइड्स छिपे हैं, क्या उन्हें अर्बन माइनिंग के जरिए रिकवर करना फ्यूचर की सबसे बड़ी केमिकल इंजीनियरिंग चैलेंजेस में से एक हो सकता है? क्या हमारे कचरे के ढेर कल की माइंस बन सकते हैं?